जब मैं ऊपर आया यापक जंक्शन पर फर्म बेस पर, पहला जो मैंने देखा तो पहला जो आधे जली लाशें थीं, और देखा तो जो आइडेंटिटी डेस्क होता है सूबेदार रतन चंद, और मेरे होश उड़ गए। मैंने कहा ओह माय गॉड, सूबेदार साहब यहाँ लड़ते लड़ते शहीद हो गए। अगले दूसरे बंकर में गए, एक और बंकर में, तब वहाँ आधी जली यूनिफॉर्म थी और कुछ उनकी बॉडी थी आधी, और देखा तो पॉकेट में से आइडेंटिटी कार्ड निकला, वो था लेफ्टिनेंट GS सुब्बा साहब का, AMC। और नज़र, फिर मेरी आंखों से आंसू आ गए। देखो कितने बहादुर डॉक्टर साहब, इन्होंने मोर्चा नहीं छोड़ा, इन्हें अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ी, और जवानों को उनको पट्टी मरहम पट्टी करते करते खुद शहीद हो गए। पिछले एपिसोड में हमने देखा चाइनीज़ फोर्सेस ने इंडियन आर्मी को चारों तरफ से घेर लिया और गोलीबारी की बारिश शुरू हुई। पूरा का पूरा जंगल जल के तबाह हो गया। इसी तबाही में हमारे फौजी डट के लड़ते रहे, खून की आखिरी बूंद तक। ज़िंदगी ने साथ छोड़ दिया, लेकिन एक फ़ौजी ने दूसरे फ़ौजी का साथ नहीं छोड़ा। इस एपिसोड में हम सुनेंगे ऐसे योद्धाओं की कहानी जो ज़मीन के एक इंच भी पीछे नहीं हटे, और सिर्फ इसलिए क्योंकि ज़मीन के आगे कुछ लोग और लड़ रहे थे, हमारे साथी। कहानी सूबेदार रतन चंद और लेफ्टिनेंट सुब्बा की है, उनके दिलेरी की है। चलिए फिर से मिलते हैं ब्रिगेडियर कुलदीप ब्राड़ से और सुनते हैं वीरों की गाथा। चाइना के काउंटर में 6 कुमाऊं की स्ट्रेटेजी क्या रही थी? उनकी 3 कंपनियां अटैक करके ट्राई जंक्शन से चाइना को येलो पिंपल से हटा देंगी। हटाना चाहिए, येलो पिंपल को कैप्चर करना चाहिए, ताकि वहाँ के बाद फिर ग्रीन पिंपल ले लें। दोनों पहाड़ियाँ जो चीनों के पास हैं, वहाँ से चीनों को खदेड़ा जाए, ताकि अब हमारे जो डिफेंस हैं और हवाई पट्टियाँ सेफ हो सके, सुरक्षित हो सके। इतने शॉर्ट प्लान होने के बावजूद 6 कुमाऊं की स्ट्रेटेजी काम क्यों नहीं करी? इधर जब रॉली साहब ने कहा कि 14 नवंबर को 6 कुमाऊं अटैक करेगी येलो पिंपल पर, तो चाइना को लगा कि अगर हमने अभी हमला नहीं किया तो हम हार जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने रीइंफोर्समेंट भेज के जो कुमाऊं का अटैक था उसको रोक दिया, और काउंटर अटैक करके जो कुमाऊं के पोजीशन थी जो ट्राई जंक्शन के ऊपर, उसको घेरा डाल लिया। हजारों की नफरी में चीनी फौज आपकी तरफ बढ़ रही है, सावधान रहिए। ये वोलोंग एक ही क्षेत्र था जिसमें 1 महीना तक तकरीबन अपनी हिंदुस्तानी फ़ौज ने चाइना के दांत खट्टे कर दिए और उनको रोके रखा, और उनको मजबूर कर दिया कि अपने जो रिज़र्व डिवीज़न है उसको बोमडीला या सीला के भेजने के बजाय वोलोंग में ही भेजना पड़े। इतनी भयानक लड़ाई, ऑलमोस्ट 15,000 चीनी फौजी आपके ऊपर इतनी ऊंचाई से गोलियां बरसा रहे थे, ऐसे में आप लोगों ने अपनी पोजीशंस कैसे ली थी? जब मैंने देखा, हम जब जा रहे थे तो उन्होंने घेरा डाल रखा था ट्राई जंक्शन को, तो गरेवाल साहब ने बोला कि कुलदीप मशीन गन आगे लाओ, 3 LMG लाइट मशीन गन, और हम चार्ज करके चलेंगे, इनका घेरा तोड़ कर चलेंगे, तभी पहुंच पाएंगे ट्राई जंक्शन, नहीं तो पहुंचेंगे नहीं। तो एक LMG मैंने ले ली, 2 LMG और दूसरे NCO ने ले ली। हम ज्वाला माता की जय, दुर्गा माता की जय नारे लगाते जोश के साथ फायर करते करते चढ़ गए। 30-35 आदमी से चढ़ गए, बाकी आदमी पीछे, क्योंकि कैजुअल्टी हो गई, चीनियों ने घेरा बंद कर दिया, इसलिए और नहीं आ सके। चाइनीज़ चक्रव्यूह में आप फंस चुके थे पूरी तरह से। कितने करीब आप पहुंच गए थे दुश्मन के? 40 गज पे हमारी लड़ाई हो रही थी। ना आगे बढ़ सकते थे चाइनीज, ना हम उनको बढ़ने देते थे उनको, ना वो हमें उनको खदेड़ने देते थे पीछे। पहले धकेला उनको पीछे थोड़ी देर, मोर्चे वापस कैप्चर करने के लिए। उसमें हमारा नुकसान भी हुआ, कैजुअल्टी भी हुए, लेकिन फिर लड़ाई होती रही 7, 8, 9 घंटे तक। दाहिनी तरफ LMG को मैं बता रहा था अपने जवान को कि इधर से चाइना आ रहा है, इधर से आवाज़ आ रही है, यहाँ पर फायर करो। मेरे बाएं नायक धर्मचंद बैठा था, धर्म सिंह जो सेक्शन कमांडर था। तो एक दफ़ा बोला ओ माँ मर गया, ऐसे करके बोला। तो मैंने कहा धर्म सिंह तैनू की होया, पंजाबी में बोला, तू तो चंगा भला है। जब उसने ऐसे टर्न किया
तो पूरा लहूलुहान ऊपर से लेकर नीचे तक। मैंने कहा ये तो अभी बचेगा नहीं, मेरा एनसी वगैरह नायक है, मुश्किल है। अभी सोचूं कि कैसे निकालूं इसको, कैसे डॉक्टर साहब के पास लूं। डॉक्टर साहब का जो बंकर था, कुमाऊं के डॉक्टर साहब थे, वो टॉप के ऊपर जाके पीछे था, पिछली तरफ। हम फॉरवर्ड स्लोप में थे, जैसे ये पहाड़ी का टॉप है, हम इधर थे और डॉक्टर का बंकर इधर था, तो हम ऐसे करके इधर आना था। तो 50-60 गज का इलाका था ये जगह। सो मैं अगर दहने से निकालूंगा जवान को इसको ले जाने के लिए, तो वो मोर्चा वो खाली हो जाएगा और चीनी उधर से आ जाएंगे। तो एक एक जवान एक मोर्चे में ही था, वो 2-3 जवान नहीं थे, सिर्फ एक बीच वाले में मैं था उनके साथ बैठा। फिर मैंने फैसला किया मुझे खुद ही जाना पड़ेगा। इतना फायर चल रहा था चीनियों का, मशीन गनों का, कोई ग्रेनेड आ रहे थे, उनके मोटर बॉम्ब गिर रहे थे, फड़ा कोई दरख्त के ऊपर आ रहे थे स्प्लिंटर। खैर मैंने भगवान का नाम लिया, वाहिगुरु वाहिगुरु करके उठा लिया उनको, और वाहिगुरु वाहिगुरु करके चलता गया। एक स्टेप एक कदम करके चढ़ गया। जब परी तरफ पहुंचा तो पहली बात मेरे मुंह से निकली, धर्म सिंह बच गए, लगी नहीं गोली। मतलब गोली नहीं लगी, हम ठीक ठाक हैं। सो एनीवे, ये अभी हंसने की बात है, लेकिन उस वक्त जोश था। बैटल ऑफ वालोंग के बहुत सारे अनसंग हीरोज़ थे। उनमें से 2 अनसंग हीरोज़ थे, सूबेदार रतन चंद और लेफ्टिनेंट सुब्बा। क्या आप हमें उनकी वीरता की कहानी सुना सकते हैं? इनकी ये बहुत बहादुर इंसान थे। लेफ्टिनेंट सुब्बा, जो सूबेदार रतन चंद साहब थे, ये नंबर 5 प्लाटून कमांडर थे ब्रेवो कंपनी के। ये बर्मा लड़ाई लड़ चुके थे, JNK 47-48 में बहादुरी से लड़ चुके थे। अभी इनकी 26-27 साल सर्व हो चुकी थी। एक साल के बाद उन्हें पेंशन जाना था। बहुत एक्सपीरियंस था, फ्रंटियर का भी तजर्बा था इनका, पेशावर का। और शायद इनकी लड़की की शादी अगले साल होने वाली थी। सुब्बा साहब थे, उनको जो नए आए थे, 7 दिन पहले आए थे, और मेरे साथ एक टेंट शेयर किया एक दफ़ा, हम फ्लाई इन करने से पहले 2-3 दिन मेरे साथ रहे। बड़े शाही, शर्माकल और बिल्कुल चुपचाप रहने वाले, बड़े गंभीर। ये जब पहुँचे 14 तारीख को, तो इनको जो रेजिमेंटल एड पोस्ट होती है, इनको फर्स्ट एड पोस्ट बनाते हैं। हर एक बटालियन में एक मेडिकल ऑफिसर होता है, वो मेडिकल पोस्ट में लगाता है। तो इन्होंने बंकर में अपना रेजिमेंटल एयर पोस्ट बना लिया था, एवलांच रिज पर, यापक रिज पर, रतन चंद साहब के साथ। उसके बाद चाइना का एवलांच रिज के ऊपर जोर पड़ गया, इनके ऊपर प्रेशर आ गया, इनकी पोजीशन पर, रतन चंद साहब की पोजीशन पर। घनघोर लड़ाई चल रही थी, फ्रंट लाइन पे भी, सब जगह पे, जगह पर। और अपने पोजीशनें गिरती जा रही थी दूसरी जगह पर भी। सो फोर्थ सिख की, सिख समाओं की, गुरखास की। और ब्रिगेड कमांडर ने, ब्रिगेड हेडक्वार्टर से इनको मैसेज आया रतन चंद साहब को तकरीबन 11 बजे कि आप विड्रॉ कर लो और यापक लोहे जंक्शन पे जाना, वहाँ पर पहुँच जाना। वो चेक पॉइंट है, चेक पॉइंट से होते पीछे जाना। उन्होंने कहा कि मैं कैसे विड्रॉ कर सकता हूँ, मैं नहीं विड्रॉ करूँगा। माफ कीजिए साहब, पर एक भारतीय सैनिक के लिए पीठ दिखाना गुनाह है। मेरी बटालियन अंतिम सांस तक लड़ रही है। मैं उनके साथ हूँ। अपने वतन की मिट्टी पर आखिरी कतरा लहू बहने तक उनके साथ खड़ा रहूँगा। पीछे हटना मौत से भी बड़ा डर है। जय हिंद। मतलब इसने देखो वफादारी उन सरदार साहिबान की। उन्होंने फिर जाकर सुब्बा साहब को बोला, लेफ्टिनेंट गौतम सुब्बा साहब को, डॉक्टर साहब को। गौतम सुब्बा साहब ने भी कितनी शानदार बात कही, क्या गड़े बहुत जज्बे की कि साहब अगर मैं चला जाऊंगा तो इन जख्मियों को कौन देखेगा, इनकी कौन तीमारदारी करेगा। मैं भी नहीं जाऊंगा, मैं इनको छोड़कर नहीं जा सकता। और वो वहीं रहे। और फिर उन्होंने अपनी शहादत दे दी। उन शहीदों की बॉडी कब और कैसे रिकवर करी आप लोगों ने? 3 महीने के बाद जब हमें इजाज़त मिली, तमाम बटालियन के अपने अपने एक टीम को
कि एक अफसर और 4 जवान लेके क्रिमेशन पार्टी चली जाएं, जहाँ जहाँ लड़ाइयाँ हुई हैं, एक्शन हुए हैं, वहाँ पर जाके अपने आदमियों को रिकवर करके उनको इज़्ज़त के साथ उनकी क्रिमेशन की जाए। और जब मैं ऊपर आया यापक जंक्शन पर, फर्म बेस पर, पहला जो मैंने देखा तो पहला जो आधे जली लाशें थीं, और देखा तो जो आइडेंटिटी डिस्क होता है सूबेदार रतन चंद, और मेरे होश उड़ गए। मैंने कहा हो माय गॉड, सूबेदार साहब यहाँ लड़ते लड़ते शहीद हो गए। और अगले दूसरे बंकर में गए, एक और बंकर में, तब वहाँ आधी जली यूनिफॉर्म थी और कुछ उनकी बॉडी थी आधी, और देखा तो पॉकेट में से आइडेंटिटी कार्ड निकला, वो था लेफ्टिनेंट GS सुब्बा साहब का, AMC। और नज़र, फिर मेरी आंखों से आंसू आ गए, देखो कितने बहादुर डॉक्टर साहब, इन्होंने मोर्चा नहीं छोड़ा, इन्हें अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ी, और जवानों को उनको पट्टी मरहम पट्टी करते करते खुद शहीद हो गए। ऊपर कितने घंटे लड़ाई चली थी? 10 घंटे तक लड़ाई लड़ते रहे, और उनके हमले आते रहे, हम उनको खदेड़ते रहे। उनकी कैजुअल्टी होती रही, हमारी भी कैजुअल्टी होती रही। कैजुअल्टी की बात यह है कि हमारे जवान थोड़े से, उनके जवान बहुत ज़्यादा थे, उनकी नफरी ज़्यादा थी। एक समय ऐसा आया कि हमारे जो 6-7 लाइट मशीन गन थी, उसमें सिर्फ 1 या 2 रह गई कारआमद, सिर्फ 2 ही फायर कर सकती थी। एम्यूनिशन भी ख़त्म हो रहा था, 6 8 हैंड ग्रेनेड लगे थे, वो भी ख़त्म हो गए थे। 2 इंच मोटर का एम्यूनिशन ख़त्म हो गया था सवेरे 7:30-8 बजे तक। तो कल बताया तो जो CO थे, 6 मार्को सीनियर ऑफिसर थे, उन्होंने कहा कि अभी हम यहाँ पर ये मोर्चा सेफ नहीं रख सकेंगे, हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो उन्होंने हुक्म दिया कि हमें यहाँ से विड्रॉ करके नीचे जाना पड़ेगा, ट्राई जो जहाँ लोहे जंक्शन है। तो गरेवाल साहब ने उनको कहा कि सर आपके जो बचे हैं आप उनको ले जाइए, पहले मैं 1 घंटा आपको देता हूँ, 1 घंटे तक मैं चाइना को रोके रखूँगा, जो मेरे पास 1-2 LMG बची हैं और जो जवान बचे हैं, तो उनको निकलने दिया पहले। वो चले गए, और तकरीबन 9 बजे 9:30 बजे मुझे कहा, मैं ज़ख्मी था, मेरी प्लेटून में सिर्फ 5-6 आदमी बचे थे, वो भी ज़ख्मी थे, कुछ बचे थे, कि कुलदीप ये इनको ले जाओ नीचे जाके। जो कर्नल पठानिया थे हमारे CO साहब, अगर जब मिलते हुए हैं तो उनको बता देना कि हमारी लड़ाई ऐसे हुई, ऐसे हमने रोक रखा, और भी ये सिचुएशन है, हम कोशिश करेंगे उनके साथ मिल सकें, अगर नहीं आए तो हम यहीं दम अपना पूरा लास्ट मैन लास्ट राउंड लड़ेंगे। तो मैं वहाँ से पीछे से आया और नीचे जाना शुरू किया। तब तक उन्होंने 2 लाइट मशीन गन से चाइना का जो अटैक था उनको रोके रखा। कुछ देर के बाद हमारी मशीन गन का आवाज़ आना बंद हो गया। इसका मतलब था कि चाइना ने ओवररन कर दिया, पूरे सारा कब्ज़ा कर लिया पूरे ट्राई जंक्शन पर। आपने सब साथियों को खो देने के बाद फिर अवलांग का रास्ता कैसे रहा? तो वहाँ ट्राई जंक्शन की लड़ाई के बाद जब हम नीचे गए, तो नीचे जहाँ जंक्शन जाना था, जहाँ ब्रिगेड ने विड्रॉ करके जाना था, वहाँ पर तो मैं पहुँच नहीं सका, रात हो गई। तो मैंने सोचा अगले दिन सुबह पहुँचेंगे, तो वहाँ से फिर चलेंगे ब्रिगेड के साथ। तब तक वहाँ चाइनीज़ आ गए थे, वहाँ फायरिंग हो रही थी। तो मैं फिर पहाड़ों से होता हो 14 दिन बगैर कुछ खाए पिए, 14 दिन के बाद हवेलांग आ गए। मुझे याद आ गया कोहिमा सिमेट्री के ऊपर जो अंग्रेज़ों की सिमेट्री है, में लिखा है, When you go home, tell them of us and say, for there tomorrow we gave our today. आप जब जाएंगे, जो बच के आप जाके पीछे बता देना कि आपके भविष्य के लिए हमने आज का अपना बलिदान किया। बैटल ऑफ वालोंग में उस रात कितने जवान शहीद हुए थे? ये 28-30 जवान यहाँ शहीद हुए, 50, 60, 70 के ऊपर वहाँ शहीद हुए ट्राई जंक्शन के ऊपर। चाइना को 24 घंटे से ज़्यादा रोके रखा, 48 घंटे के बाद वो आ सके। इसका फ़ायदा ये हुआ कि जो हमारा ब्रिगेड है 1800 जवान, वो सेफली निकल सका। अगर वो हमने ये शहादत ना दी होती, हमारे जवानों ने 109 जवान ना शहीद हुए होते,
अगर उन्होंने मोर्चे छोड़ दिए होते, चाइना ने दगड़ दगड़ करके नीचे आके ब्लॉक लगा देना था 16 तारीख रात को। और 16 तारीख रात को ब्रिगेड विड्रॉ किया है, तो फिर ब्रिगेड विड्रॉ करने के बजाय कैद ही होता। बैटल ऑफ वालोंग के बाद किस किस को गारंटी अवार्ड मिला था? जैसे MVC मिला नीचे केवल सिंह को, उसको एटलीस्ट MVC मिलना चाहिए। नहीं, बहादुरी बहुत मिलनी चाहिए थी। गरेवाल को, रतन चंद को, सुब्बा को, इकट्ठे कम से कम MVC महावीर चक्र मिलना चाहिए था। इसने लड़ाई लड़ी ताकि जो 1800 आदमी बचाए हैं ब्रिगेड के, कैसे इन लोगों ने बचाए, इनकी वजह से ये शहीद हो गए ताकि वो बच के निकल सकें। So sir, how do we say we lost many lives in saving our motherland and yet China attacked us from all around? Did we lost the battle of Walong? No, we did not. We won the battle of Walong. It is the leadership that lost the war. It is the political leadership, and I would say, dare say, some of the higher generals who were sitting in the army headquarters, they failed to assess the situation properly. They lost the war. Not the soldier. Indian soldier won the war. Indian soldier decimated the Chinese man to man. To close, how do you sum up Battle of Walong in short? ये बहादुर इंसानों की, बहादुर जवानों की, बहादुर जैसों की दास्तान है। और हमारे बड़ा फ़ख्र है कि फोर्ट डोगरा के इतने बहादुर जवान 24 घंटे के अंदर अंदर 110 से ज़्यादा शहीद हो गए, 23 ज़ख्मी हुए, और उन्होंने चाइनीज़ को रोके रखा ताकि 1800 जवान ब्रिगेड के सेफली जा सकें, पीछे जा सकें। ये थी वॉलोंग की लड़ाई संक्षेप में। ये थी एक और कहानी उस युद्ध की जिसके बारे में हम कभी नहीं जानते थे। देश प्रेम के जज्बे से भरे उन फौजियों को सलाम जो जान जाने तक अपनी मिट्टी के लिए लड़ते हैं। जय हिंद।